साथियों, लाल सलाम। आज हम लोग एकत्रित हैं कर्मचारी यूनियन में और हमारे महासचिव जी कुछ वार्ता करेंगे 26 जनवरी के शुभ अवसर पे। साथी, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से अपने महासंघ गोपगुट की राज्य कमेटी की ओर से तमाम दर्शकों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हैं, उनको अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। देखिए, 26 जनवरी 1950 को देश जब गणतंत्र पहला हुआ था, तो उस दिन से हम लोग संविधान अपनाए और संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज 75 साल के बाद भी हमारे बीच अभी भी समानता नहीं अभी हासिल हुआ है। जैसे अभी हम आज मुद्दे पर बात करेंगे, संविधान नियोजित कर्मियों की सेवा नियमित करने के लिए सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं हम लोग राज्य कर्मचारी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, कि एक देश एक विधान, एक देश एक टैक्स, तो एक देश एक चुनाव की जब सरकार बात करती है, तो आज 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश में बात होना चाहिए, एक कार्यालय एक विद्यालय में सभी एक समान कर्मचारी होना चाहिए, एक पेंशन की बात होनी चाहिए। तो आज देख रहे होंगे, कल अब यूपीएस लागू हुआ है, उस अधिसूचना जारी हुआ है, तो उसमें जो है नेता, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो पुरानी पेंशन की बात करते हैं, विधायक लोगों को पुरानी पेंशन देंगे, और हमारे जो श्रमिक वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, जो उसको जो है नई पेंशन देंगे। और अब कल से अधिसूचना जारी हुआ है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। तो हम कहना चाहते हैं इस अवसर पर कि एनपीएस यूपीएस रद्द कीजिए, तमाम लोगों को जो है पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। दूसरी, कार्यालय और विद्यालयों में आप देख रहे होंगे, एक विद्यालय अस्थायी सहायक शिक्षक हैं, तो नियोजित शिक्षक हैं, तो उसी में जो अभी जो बहाली हुई है, अभी जो है आप अध्यापक के नाम से उनको जाना जाएगा। तो एक ही विद्यालय में कई तरह के शिक्षक काम कर रहे हैं, सभी की सुख सुविधाएं अलग अलग है। तो कार्यालय की बात लीजिए, तो एक ही कार्यालय में एक परमानेंट कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन लेते हैं, एक नए कर्मचारी का उत्पत्ति हुई है, वो जो नई पेंशन स्कीम में आते हैं। तीसरा कर्मचारी है जो संविदा पर काम करते हैं, मानदेय उनको मिलता है। चौथा जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स पर काम करने वाले हैं, काम करेंगे सरकार का, लेकिन उसको जो है कंपनी अलग आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से उनको वेतन भुगतान होता है। और इस तरह से जो है कहीं अतिथि प्रथा है, कहीं अतिथि के लिए शिक्षक के रूप में, कहीं अतिथि अनुदेशक के रूप में काम करते हैं। तो एक देश एक जब कानून की बात होती है, तो एक कार्यालय में एक तरह के कर्मचारी होना चाहिए, एक तरह का शिक्षक होना चाहिए विद्यालय में, एक तरह का पेंशन स्कीम होना चाहिए, तमाम सुविधाएं, तमाम जो नियम कानून जो है एक होना चाहिए। तो आज हम सरकार से इस मुख्यमंत्री जी को हम चिट्ठी लिख रहे हैं 26 जनवरी के अवसर पर कि संविधान नियोजित कर्मियों की सेवा नियमित करने के संबंध में उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में महासंघ गोपगुट की ओर से आदरपूर्वक कहना है कि लगातार मांग करने के बावजूद अभी तक संविधान नियोजित कर्मियों की सेवा नियमित नहीं की जा सकी है। विदित हो कि इस विषय पर 2015 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया एवं वर्ष 2018 में उच्च स्तरीय समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समान प्रशासन विभाग द्वारा संकल्प संख्या 12,534 दिनांक 17/9/2018 द्वारा उक्त कर्मियों के पक्ष में कुछ आदेश निर्गत किया गया। लेकिन उसमें भी कई विभागों की संविदा पर कार्यरत कर्मी एवं आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मियों को उक्त लाभ से वंचित कर दिया गया। जैसे आईटीआई में कार्यरत व्यवसाय अनुदेशक, कृषि विभाग में कार्यरत किसान सलाहकार, बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर इत्यादि। विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC 19,405 2024 में पारित न्यायादेश में स्पष्ट कहा गया है कि वर्षों से संविधान नियोजित कर्मियों तथा आउटसोर्स कर्मियों की सेवा नियमित किया जाए, क्योंकि जब सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं अस्थायी अनुबंधों का दुरुपयोग करती है तो यह न केवल हानिकारक प्रवृत्तियों को दर्शाता है बल्कि एक चिंताजनक मिसाल भी स्थापित करता है। जो सरकारी संचालक ILO, जिनका भारत एक संस्थापक सदस्य है, ने लगातार रोजगार स्थिरता और श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार की वकालत की है। संविधान नियोजित कर्मियों को अक्सर शोषण के बहुआयामी रूपों का सामना करना पड़ता है। अस्थायी अनुबंध का मूल उद्देश्य अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहा हो सकता है, लेकिन वह कर्मचारियों के प्रति दीर्घकालिक दायित्वों से बचने का एक तरीका बन गया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि सिर्फ नाम के लिए अस्थायी या अनुबंध के रूप में काम लिया जाता है, लेकिन उनकी भूमिका नियमित कर्मचारियों की तरह ही होता है। इस तरह के गलत वर्गीकरण से कर्मचारियों को समान कार्य करने के बावजूद नियमित कर्मचारियों के समान सम्मान, सुरक्षा और लाभ से वंचित कर दिया जाता है तथा मनमाने तरीके से बिना किसी कारण या नोटिस से बर्खास्त तक कर दिया जाता है। यह प्रथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करती है और कर्मचारियों को उनकी सेवा की गुणवत्ता या
अवधि की परवाह किए बिना निरंतर असुरक्षा की स्थिति में डालती है। साथ ही वैसे कर्मचारी पदोन्नति या अन्य अवसरों से भी वंचित हो जाते हैं। वे अपने भूमिकाओं में स्थिर रहते हैं, जिससे उनके और उनके नियमित समकक्षों के बीच एक प्रणालीगत असमानता पैदा होती है, जबकि उनका योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण है। सरकारी संस्थाएं द्वारा आउटसोर्स का सहारा लेना उचित नहीं है, क्योंकि इससे शोषित श्रमिकों के एक समूह को दूसरे समूह से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह प्रथा न केवल शोषण को बढ़ावा देती है, बल्कि नियमित रोजगार की पेशकश करने के दायित्व को दरकिनार करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास भी दर्शाती है। संविदा नियोजित एवं आउटसोर्स कर्मियों को पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा तथा सवैतनिक अवकाश जैसे मूलभूत लाभ से भी वंचित रखा जाता है। भले ही उनका कार्यकाल दशकों तक रहा हो, सामाजिक सुरक्षा की यह कमी उन्हें और उनके परिवारों को अनावश्यक कठिनाई में डालती है, खासकर बीमारी, सेवानिवृत्ति या अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामलों में। मतलब महासंघ गोप गुट का सादर अनुरोध है कि उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत संविदा नियोजित तथा आउटसोर्स कर्मियों की सेवा नियमित करने की कृपा की जाए। महासंघ गोप गुट इसलिए भवदीय का सदैव आभारी रहेगा। यह पत्र सरकार को आज हम लोग इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देने जा रहे हैं। दूसरा एक और पत्र देने जा रहे हैं पुलिस महानिदेशक महोदय को। बिहार पुलिस संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर संचालन एवं टंकन ज्ञान रखने वाले कार्यालय परिचारी परिशिष्ट को निम्न वर्गीय लिपि के पद पर कार्यकारी प्रभार दिए जाने के संबंध में वहाँ अभी जनवरी में ही 13 जनवरी को चालक सिपाही को चालक हवलदार प्रोन्नति हुआ है। अन्य संवर्ग में भी प्रोन्नति हुआ है, लेकिन ग्रुप डी जो 4 महीने से पहले वरीयता सूची बन गई है, अक्टूबर में ही अगस्त में ही वरीयता सूची बन गई है, लेकिन अभी तो उनका एलिस में प्रमोशन नहीं हुआ है। तो उस संबंध में भी हम पुलिस महानिदेशक को पत्र आज लिखे हैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि सरकार संज्ञान ले और उनको भी जल्द से जल्द प्रोन्नति दे। तो यह है। इसके साथ साथ हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार से कहना चाहते हैं कि जो यूपीएस लाया गया है इसको वापस लिया जाए और सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। की आवाज अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी बात करेंगे, निरंजन कुमार सिन्हा जी। सर्वप्रथम इस चैनल से जुड़ने वाले सभी लोगों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना। जैसा कि आप महासचिव जी को सुन रहे थे, इन्होंने अलग अलग मुद्दे बिहार पुलिस चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संगठन, संविदा कर्मियों, आउटसोर्सिंग, इन सब के बारे में विस्तार से बतलाया है। हम आज खास करके बात करेंगे यूपीएस, जो महासंघ लगातार संघर्ष चला रहा है और नई पेंशन योजना के विरुद्ध हम कई बार प्रदर्शन, कई कार्यक्रम कर चुके हैं। निश्चित रूप से इस पर सरकार पर दबाव बना है और दबाव के प्रतिफल है कि आज उस दबाव में यूपीएस, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है, उसका भी हम लोग शुरू से विरोध कर रहे थे। और आज पेपर के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि कल इस योजना को लागू कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, यह तो निश्चित रूप से यह कर्मचारी के हित में नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को बरगलाने का केंद्र सरकार के द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसमें आप ऐसे समझेंगे कि पुरानी पेंशन स्कीम में सीधी सीधी बात है कि 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर जो है सो लोगों को पेंशन, फुल पेंशन मिलता है। फुल पेंशन कहने का मतलब है कि कर्मचारी जिस वेतन पर सेवानिवृत्त होते हैं उसका आधा, उसमें कोई ये नहीं है। अब औसत वेतन भी अगर निकाल करके उसको हम औसत वेतन निकालते हैं, उसका भी आधा करते हैं, तो पुरानी पेंशन योजना में यह स्पष्ट है कि जो कर्मियों के लिए लाभकारी होगा तो उस पर पेंशन मिलेगा। तो निश्चित रूप से प्राप्त वेतन का आधा ही लाभकारी होता है। लेकिन यहाँ पर बेंचमार्क और इस रूप में जो है सो केंद्र सरकार लाई है और उसमें जो है सो बेंचमार्क का मिनिमम गणना जो है 20 वर्ष के बदले में 25 वर्ष बढ़ा दिया गया है। एक कॉपर्स जो है सो तैयार किया गया है। ये सब कैलकुलेशन में लोगों को भुलवाने की बात है। अंततः मतलब यही है कि वो हमारा जो पेंशन है इस यूपीएस के माध्यम से आंशिक हो जाएगा और पुरानी पेंशन में पेंशन के अलावे हमें अपने पूरे सेवा काल में जो हम सेवा देते हैं तो उसके आधार पर हमको उपादान मिलता है। हमारे सेवा का जो हम उत्कृष्ट सेवा अपना देते हैं, लगातार
सेवा में बने रहते हैं। सरकार के विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं को कर्मचारियों के द्वारा ही लागू किया जाता है और इन सब के प्रतिफल के रूप में सेवा के अंत में हमें उपादान मिलता है। उपादान का सीधा सीधा थ्योरी है कि हमको जो वेतन प्राप्त होता है और जो महंगाई भत्ता प्राप्त होता है उसका प्रत्येक 6 महीना के गणना के आधार पर या 1 वर्ष के गणना के आधार पर उपादान की एक मुश्त राशि होती है, जो आज हमारे कम से कम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे निचले तबके के कर्मचारियों का, तो उनका वेतन 40,000 42,000 होता है। उस पर डीए अगर हम जोड़ दें तो डीए जो है सो करीब करीब आधा ही माने, हालांकि आधा से ज़्यादा है लेकिन हम आधा ही मानते हैं, तो 20% डीए जोड़े तो लगभग 60,000 65,000 फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के 1 माह का वेतन का कैलकुलेशन होगा और उनके सेवानिवृत्ति पर उनको 16.5 माह का, अधिकतम 16.5 माह का, तो 16.5 को गुना करना है 60,000 से, तो लगभग जो है सो 8 लाख 9 लाख 10 लाख के एवरेज में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को जो है सो उपादान मिलेगा। लेकिन इस यूपीएस की बात करें तो इसमें उपादान नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन एक भरमाने के लिए जो है सो ये एक दिए हैं कि आपके सेवा अवधि के आधार पर एक मुश्त रिटायरल बेनिफिट मिलेगा और वो गणना स्टार्ट ही किए हैं किससे, तो 80,000 वेतन। 80,000 वेतन का मतलब हो जाता है क्लास 2 ऑफिसर्स, क्लास 3 की भी बात नहीं। हम आपको तुलना करके बता रहे हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपया प्राप्त होता है सेवानिवृत्ति के समय उपादान के रूप में, लेकिन आज ये पेपर में एग्जाम्पल निचले कर्मचारी का नहीं दिखला करके सीधे पदाधिकारी वर्ग के वेतन लोगों को, और 80,000 जिनको वेतन प्राप्त होगा उनका आधा वेतन का हो जाएगा 40,000 और उस हिसाब से वो अगर वो 20 वर्ष सेवा करते हैं तो उनको 4,80,000 रुपया मिलेगा। मतलब एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से भी आधा सेवांत लाभ कह करके राशि मिलेगा क्लास 2 ऑफिसर को। तो क्लास 4 क्लास 3 का हश्र क्या होगा यह सहज समझा जा सकता है, और हमारा महासंघ चिंता करता है, चिंतन करता है निचले वर्ग के कर्मचारियों का। हम नीचे से ऊपर की ओर निश्चित रूप से हमारे संघर्ष का फायदा क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर्स को भी होता है। बिहार के अंदर सेवा करने वाले जो पदाधिकारी संवर्ग हैं वो लड़ते हैं, उनके लिए भी लड़ाई हम लड़ते हैं, योजना हम तैयार करते हैं। संघर्ष में हर एक कठिनाइयों से कर्मचारी जूझता है, कर्मचारी महासंघ जूझता है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है सो पदाधिकारियों को भी मिलता है और वो जो है सो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। हम इस मंच के माध्यम से पदाधिकारी वर्ग से भी सचेत होने के लिए कहेंगे और उनसे भी आग्रह करेंगे कि उनको भी हमारे संघर्ष में कम से कम समर्थन तो जरूर करना चाहिए। अगर वो सहभागी नहीं हो सकते हैं, साथ में संघर्ष में बैठ नहीं सकते हैं, तो कम से कम हमारे सहयोग में वो सपोर्ट करें। ये नहीं कि हमारे संघर्ष में हमारा पैर खींचने का काम नहीं करें। हम उन्हें चेताना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य के बच्चे जो इस राज्य के बच्चे हैं वो जो है सो इस संघर्ष में पीछे रहने वाले लोगों को, पैर खींचने वाले लोगों को नहीं बख्शेंगे। इसी संदेश के साथ पुनः एक बार हम सरकार से अपील करते हैं, खास करके बिहार सरकार से अपील करते हैं कि बिहार सरकार यूपीएस बिहार के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं करे। वह निश्चित रूप से ओपीएस जो एकमात्र हमारा एजेंडा है कि हमको न ओपीएस से 1 पैसा ज़्यादा चाहिए न 1 पैसा कम चाहिए। हमारा जो ओपीएस जो पूर्व से हमारा अधिकार है उसको हूबहू लागू कीजिए और ये एनपीएस यूपीएस के झांसे से बाहर आइए। धन्यवाद। धन्यवाद साथी जी। अभी अब हम लोग सुन रहे थे निरंजन कुमार सिन्हा जी जो बिहार राज्य कर्मचारी यूनियन के राज्य अध्यक्ष हैं। अब हेलो, हाँ, अब जिला अध्यक्ष फखरुद्दीन अली अहमद जी कुछ वार्ता करेंगे हम लोग से। जी, सभी साथियों को इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना। साथियों, जैसा कि हमारे महासचिव जी और अध्यक्ष जी ने अपनी बातों को रखा आपके बीच में, तो आप अवगत हैं कि ये नई पेंशन नीति के विरोध में ओपीएस लागू कराने के लिए बिहार में एनएमओपीएस के आह्वान पर और महासंघ गोप गुट के सभी साथियों के द्वारा पूरे बिहार में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसमें
हम लोगों को 24 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक लाखों लाख की संख्या में हस्ताक्षर अभियान चलाकर इसे समर्पित करना है, ताकि सरकार पर दबाव बन सके। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी और केंद्र के मुखिया आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महामहिम राष्ट्रपति जी और आपके वित्त मंत्री के पास इस अभियान को अवगत कराया जाएगा कि आप बिहार में और पूरे देश में ओपीएस को लागू करें, क्योंकि ओपीएस जो है हमारा अधिकार है। एक बात यह है कि एक तरफ नेताओं को 3-3 पेंशन मिलता है और जो कर्मचारी अपनी पूरी जीवन सेवा में लगाते हैं उनको पेंशन से वंचित करना ये मानवाधिकार का हनन भी है। और यह विडंबना है कि जिस नेताजी ने इस ओपीएस को समाप्त किया, अंतिम समय में उनका जीवन उसी पेंशन पर आश्रित था जिसको इन्होंने बंद किया कर्मचारियों के लिए। तो ये विडंबना है और इस देश का दुर्भाग्य है। एक देश एक कानून कहते हैं, तो एक देश में एक समान नियम क्यों नहीं लागू होगा? एक देश एक आप कहते हैं जीएसटी रहेगा, एक देश एक संविधान रहेगा, तो ओपीएस को लागू करना ये आपको ज़रूरी है, ताकि कर्मचारियों का जो भविष्य है, उसका सामाजिक सुरक्षा है, वो उसका संरक्षण किया जा सके। धन्यवाद।